हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ्स के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम इस प्रश्न को देखते हैं कि √3 को साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय साबित करना है, तो इसके विपरीत हम मानते हैं। तो कह रहा है अपरिमेय, लेकिन हम √3 को क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा देखिए, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं? अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। अंश बट्टा हर, ये होता है परिमेय। अब यहाँ पे हम अंश को अगर हम p मान लेते हैं और हर को क्या मान लेंगे? q। और क्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसमें जो हर होता है वह 0 कभी नहीं होता है। तो मतलब q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि 2 बट्टा अगर 7 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 2 बट्टा 0 लिख देंगे तो ये अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए q जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो √3 है एक परिमेय संख्या है, तो मतलब हम √3 को p बट्टा q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। और हम कोष्ठ में क्या लिखेंगे? जहाँ, अब समझिए, जहाँ p और q सह आभाज्य संख्या होगा, p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है? सह आभाज्य संख्या है। और समझिए, q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और q डजंट इक्वल टू 0 हो। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और एक बात हम समझते हैं कि सह आभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सह आभाज्य संख्या जैसे कि 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 को अगर हम 2 बट्टा 3 लिख देते हैं, तो 2 और 3 का एचसीएफ, जिस दो संख्या का एचसीएफ अगर 1 आ जाए, एचसीएफ कितना आ जाए? 1, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सह आभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सह आभाज्य संख्या। तो एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। और समझिए, इसको हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि अगर जो दो संख्या है उसमें कोई भी कॉमन ना मिले, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिले, तो मतलब इस दोनों में देखिए कि कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब 1 मिल रहा। कहने का मतलब यह है कि 2 भी जो होगा वो 1 से विभाजित होगा, और 3 भी क्या होगा? 1 ही से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? सह आभाज्य संख्या। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे अगर हम 7 बट्टा 15 लेते हैं, तो देखिए 7 और 15 में 1 के अलावा किसी और से भाग लग रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है? अगर हम 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुने 1, और 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 और गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, मतलब 7 भी 1 से विभाजित हो रहा है और 15 भी 1 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। तो मतलब ये जो होगा कौन सा संख्या? सह आभाज्य संख्या। बस इसी को हमको गलत साबित करना है कि जो p और q जो है ना, सह आभाज्य संख्या नहीं है। तो प्रूफ हो जाएगा कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब कि जो सह आभाज्य संख्या होगा वो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे? तो अब देखिए, अब हम करते क्या है, तो यहाँ पे अगर हम 1 ले लेंगे तो कोई दिक्कत
तो कोई दिक्कत नहीं। तो q को √3 से और 1 को p से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना। तो इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √3q आ जाएगा, और बराबर 1 से p को करेंगे तो क्या आ जाएगा p आ जाएगा। अब देखिए, अब हम रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर रूट किसी भी संख्या पे लगा रहता है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर अगर इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, क्योंकि दोनों ओर करेंगे। अपना मन से जो भी काम करेंगे तो दोनों ओर करेंगे। तो स्क्वायर हम कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए अपने मन से कर रहे हैं, तो दोनों ओर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो मतलब √3q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 जो रूट जो होगा स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर तो p स्क्वायर। अब समझिए, q स्क्वायर इधर 3 के साथ गुना में है, तो दूसरे तरफ जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बट्टा 3। ये बात हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। तो इधर 3 जो है सो q स्क्वायर के साथ गुना में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में होगा। अब हम थोड़ा एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखिए, p स्क्वायर में 3 से हम भाग दे रहे हैं, मतलब p स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये हम घेर देते हैं, p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तो इसीलिए p को 3 भी क्या करेगा, p को 3 भी विभाजित करेगा, तो करेगा, विभाजित करेगा। अब समझते हैं इस टर्म को। अब देखिए, अगर जैसे कि 8 में 8 को अगर 2 विभाजित कर रहा है, 8 को 2 पूरा पूरा काटेगा, तो मतलब 2 2 4 दूना 8 तो 4। तो जो संख्या 8 को काट रहा, तो मतलब कि 2 अगर 8 को काट रहा तो 8 में कहीं ना कहीं 2 है, तब जाकर के 2 क्या कर रहा है, 8 को विभाजित कर रहा है। जैसे कि अगर हम 15 लिखते हैं और बट्टा में 3 देते हैं, तो मतलब अगर 3 से 15 विभाजित हो रहा है तो 15 में कहीं ना कहीं 3 होगा, इसलिए 3 क्या कर रहा है, 15 को विभाजित कर रहा है। उसी प्रकार p स्क्वायर को 3 अगर विभाजित कर रहा है तो p में कहीं ना कहीं 3 होगा। तो मतलब अगर हम p बराबर 3 मान लेते हैं तो p स्क्वायर को क्या करेगा, 3 विभाजित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं p में 3 होगा, तो इसलिए हम p का मान कितना माने हैं, 3। अब देखिए, p का मान अगर 3 रख दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/3। अब देखिए, p का जो स्क्वायर किए हैं तो 9 आया है, p का मान 3 है तो उसका स्क्वायर 9 किए, तो अब ये काट रहा है, ये वाला कंडीशन समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अगर p स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो इसीलिए p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो मतलब p का जो मान 3 है वो भी क्या होगा, 3 से कट रहा है, मतलब कटेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, बस इसका लिखने का मतलब यही था। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, मानते हैं पुनः माना कि अब हम क्या मानते हैं, p को मानते हैं। p बराबर कितना मानते हैं, तो 3 और k लगा देते हैं। क्यों, तो p में कहीं ना कहीं 3 है, अभी हम जस्ट बताए हैं, तो इसलिए कितना बार में कटेगा, तो p 3k बार में, मतलब 3 से कटेगा। तो अब देखिए, p बराबर क्या माने हैं, 3k। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो जिसको प्रूफ कर रहे हैं √3 को, तो p हमेशा √3k हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रहेगा, √5 को प्रूफ करना है, तो p का मान क्या मानेंगे, 5k। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3k रखने पर अब समीकरण फर्स्ट क्या है, q स्क्वायर बराबर क्या है, p का मान कितना, 3k,
इसका स्क्वायर और बट्टा 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बट्टा 3। 3 से 3 इसको काटेंगे तो 3 थिया 9 और क्यू स्क्वायर बराबर क्या बच गया आपका इधर 3 के स्क्वायर बच गया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर क्यू स्क्वायर इधर है और 3 के स्क्वायर है, 3 जो है सो के स्क्वायर के साथ गुना में है और बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो क्यू स्क्वायर बट्टा हम 3 और बराबर कितना लिख सकते हैं के स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर। अब देखिए अब हमको लिखना क्या है, चूंकि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो इसीलिए Q को भी 3 विभाजित करेगा। अभी हम जस्ट यहाँ पे समझाए हैं कि P को 3 विभाजित करे, P स्क्वायर को 3 विभाजित करता है इसलिए P को भी करता है। वही कंडीशन यहाँ पे है। अगर Q स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, कहने का मतलब Q स्क्वायर में अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं Q में 3 होगा। इसलिए अगर Q स्क्वायर में 3 होगा तो अगर Q स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो इसलिए Q भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हम यहाँ भी कर दिए हैं और यहाँ भी हम बता दिए हैं। अब देखिए अब हम क्या किए हैं, अभी हम यहाँ पे क्या माने हैं P और Q जो है सो कौन सा संख्या है, सह आभास संख्या। अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो सह आभास संख्या होती है वो क्या होता है, उसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। अभी हम जस्ट बताए हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या साबित कर चाहिए हैं, तो P जो है सो 3 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब एक के अलावा 3 से भी क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। और यहाँ Q भी क्या हो रहा है, एक के अलावा 3 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। अतः हम यहाँ पर P और Q को सह आभास संख्या माने हैं जो कि गलत माने हैं। क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो इसलिए √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अब जो हम यहाँ पे भाषा लिख रहे हैं बस इसी दोनों के बेस पे लिखेंगे। बस मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका मैथ उतना बेहतर बनेगा। तो देखिए लिखेंगे चूंकि P एवं Q को हम सह अभाज्य संख्या माने हैं, P एवं Q को हम सह आभास संख्या माने हैं, लेकिन P और Q एक के अतिरिक्त 3 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है। अतः हमारी मान्यता क्या है, अब 3 से तो होना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही से होना चाहिए। तो अतः हमारी मान्यता गलत है या विरोधाभास है, गलत है। हम क्या माने थे, P और Q सह आभास संख्या है, यही हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो इसलिए √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछेगा 5 नंबर में या 2 नंबर में तो आप आसानी से 5 नंबर और 2 नंबर ला सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।